हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जो है इसका तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए, भारत का संविधान अब तक किसी भी देश में बना सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह अनेक दृष्टियों से एक अनोखा संविधान है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के अन्य देशों से उधार लिए गए हैं, फिर भी यह विश्व के अन्य संविधानों से अलग पहचान बनाती है। अब सुनिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे लंबा लिखित संविधान है अपना भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित और बहुत ही व्यापक दस्तावेज है। ठीक है, इसमें अनेक ऐसे विषय को सम्मिलित किए गए हैं जो प्रशासनिक कार्यवाही की विषय वस्तु हो सकते थे। बताइएगा, मूल संविधान में क्या क्या था? तो एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था, 8 अनुसूची था। मूल संविधान जब बना था, मूल संविधान 1949 में जो बना था, प्रस्तावना तो शुरू से है, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्ष 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों के द्वारा, पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, तो 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों के द्वारा लगभग 20 अनुच्छेद और को भाग 7 को हटा दिया तथा करीब 95 अनुच्छेद 4 भाग 1976 द्वारा, ठीक है, फिर से सुनिए, वर्ष 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों के द्वारा लगभग 20 अनुच्छेद और भाग 7 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, और इसके अलावे भी बहुत संशोधन हुआ, तो एक एक करके देखते हैं। भारत के संविधान को व्यापक व विस्तृत बनाने की प्रमुख वजह निम्न है। भारत शासन अधिनियम 1935 एक विस्तृत कानून था जिसके काफ़ी बड़े हिस्से संविधान में ज्यों के त्यों सम्मिलित कर लिए गए। भारत के भौगोलिक आकार, इसकी जटिलताओं और विविधताओं के कारण हर वर्गों के लिए विशेष उपबंध कराना है। भारत के संविधान में संघ व राज्यों के लिए एकल संविधान, संघ व राज्यों के लिए एकल संविधान। संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान में कोई विवाद व कठिनाई रह जाए जिसके निराकरण के लिए भविष्य में विधान बनाना पड़े। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसके कारण इसका अपना संविधान था। ठीक है, जम्मू कश्मीर का अलग से अपना संविधान था। वर्ष 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। किसको? भारतीय संविधान की जटिलता के कारण सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया, देखिए क्या क्या लिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में घरेलू और बाहरी तत्वों के प्रभाव को
सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है। संविधान का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संघ लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, संघीय व्यवस्था, अध्यादेश, कैग, राज्यपाल, आपात उपबंध और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। ठीक है। संविधान का दार्शनिक भाग जैसे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संविधान के राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका का संबंध अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के करीब 250 उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक देशों का प्रावधान भी ग्रहण किए गए, जिसे निम्न तालिका से समझ सकते हैं। अब देखिए कौन कहाँ से लिया गया है। अगर बात करें संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है। परमाधिकार लेख ये भी ब्रिटेन से। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति ये भी ब्रिटेन से लिया गया। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। यानी कैबिनेट संबंधी ज़्यादातर जो भी है वो ब्रिटेन से लिया गया। वहीं बात करें मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? रूस। मूल अधिकार अमेरिका। मूल अधिकार अमेरिका। न्यायिक पूर्णावलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया? अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया? अमेरिका। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना कहाँ से लिया गया? अमेरिका। निर्वाचित राष्ट्रपति वो महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। हाँ, तो राष्ट्रपति का निर्वाचित और महाभियोग लगाना और उपराष्ट्रपति का पद ये सब अमेरिका से लिया गया। अब सुनिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी आदि क्षेत्रों में प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन कहाँ से लिया गया? हाँ, तो राज्यसभा में मनोनयन कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है। तो याद रखिएगा आयरलैंड से 3 ही चीज़ लिया गया। एक तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और दूसरा है राज्यसभा में मनोनयन, तीसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। कहाँ से लिया गया ये तीनों? आयरलैंड से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये कहाँ से लिया गया? तो अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। हाँ। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से। ठीक है। शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये भी कनाडा से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति
कहाँ से लिया गया? कनाडा से। ठीक है, उसके बाद आइए समवर्ती सूची बताइए कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकाल के प्रावधान आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। ठीक है, आपातकाल प्रावधान जो कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। ठीक है, आगे बताइएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया। विधि का शासन बोले तो ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। आगे बताइएगा संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। तो हाँ, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, और वहीं राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहे तो आयरलैंड। अब आगे आइए मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया? हाँ, तो ये भी रूस से लिया गया। ठीक है, अब आगे सुनिए। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया। भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से प्रावधान ग्रहण किए गए। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कितने देशों से ग्रहण किया गया? 10। कुल 10 देशों से प्रावधान ग्रहण किए गए। ठीक है, अब सुनिए कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। ठीक है, कठोरता और लचीलेपन। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। ठीक है, कठोर जो कि ओ नम्य कहलाता है। तो कठोर संविधान क्या होता है? कठोर संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान कैसा है? कठोर है। हाँ, अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। वहीं लचीला संविधान की बात करें तो लचीला संविधान वह कहलाता है जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है तथा साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है? लचीला संविधान है। ब्रिटेन का संविधान लचीला। भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। अतः भारतीय संविधान ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक लचीला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान क्या है? संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना है? 368। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान है। कितने तरह का? 2 तरह का प्रावधान। एक होता है विशेष बहुमत। एक संशोधन क्या है? विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत क्या है? संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। क्या? विशेष बहुमत जो पारित होता है, विशेष बहुमत, वो 2/3 बहुमत से होता है। ठीक है, संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होता है। और वहीं बात करें, इसके अतिरिक्त संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, GST इत्यादि। इसके अलावा कुछ विषयों में तो संसद साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर सकता है। संसद साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर सकता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो,
वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करना है, भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान लाना है। तो ये साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है, ठीक है। और विशेष बहुमत तो 2/3 चलता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक की पद्धति, जीएसटी, ये सब में विशेष बहुमत चलता है। हाँ, अब आगे सुनिए। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर, जबकि केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर किसने कहा था? तो सर आइवर जेनिंग्स। हाँ, कठोर किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स। और केसी वियर ने क्या कहा? केसी वियर ने बोला अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अब सुनिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ होता है आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब हो गया आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारत की जनता में निहित है। ठीक है, भारत की संप्रभुता किसमें है? भारत की जनता में निहित है। तो ये मतलब हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। लोकतंत्रात्मक राज्य का मतलब क्या होता है? लोकतंत्रात्मक राज्य का मतलब, तो भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में सत्ता जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के समान अधिकार है, जो जनता का स्वामी ना होकर जनता का सेवक होगा। तो ये लोकतंत्रात्मक राज्य कहलाता है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। गणराज्य से आशय है कि देश के सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं, अर्थात देश का सर्वोच्च पद भी समान नागरिक प्राप्त कर सकता है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट होता है कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी या अध्यक्ष वंशानुगत राजा ना होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो गणराज्य का मतलब चुनाव होता है ना, वंशानुगत मतलब नहीं चलता। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब सुनिए, पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा सभी धर्म अवलंबियों के साथ समान आचरण किया जाएगा। ठीक है, तो सुनिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में भारत को स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, मूल अधिकार के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कहा गया कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या इनमें से किसी आधार पर अपने नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। कितना अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 15 में कहा गया, अनुच्छेद 15 में। अब देखिए, संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। संघात्मक संविधान किंतु
एकात्मक की ओर झुकाव। भारत का संविधान सरकार की एक संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। ठीक है, भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली शासन स्थापित करता है। इसमें संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल है, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान। ये सब क्या दिखाता है? एकात्मक दिखाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भीमराव अंबेडकर ने राज्यों के संघ शब्द के महत्व को समझाते हुए कहा कि इसके अंतर्गत 2 चीज़ें सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है? सुनिए। भारतीय संघ विभिन्न इकाइयों के मध्य एक समझौते का परिणाम नहीं है। वहीं दूसरी बात कहा गया, किसी भी इकाई को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। किसी भी इकाई को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब आइए, संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है? संसदीय प्रणाली ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें मंत्रियों की समूह द्वारा सरकार चलाई जाती है और सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, तो ये होता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली को अपनाया। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और इसका विश्वास खो देने पर यह कायम नहीं रहता। संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। आगे देखिए, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का सर्वाधिक महत्व होता है। न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबंधों के विरुद्ध तो नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने वाली विधियों या आदेशों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दी जाती है। इस शक्ति को न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति कहते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ना तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुता और ना ही अमेरिका के समान न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, बल्कि दोनों के बीच समन्वय प्रणाली को अपनाया गया। दोनों के बीच समन्वय प्रणाली को अपनाया गया। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका देखिए क्या है। तो भारतीय संविधान एक निष्पक्ष, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारतीय
न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालत वो अन्य निचली अदालत। ठीक है, कहने का मतलब अगर न्यायपालिका की बात करें तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्य में होता है हाई कोर्ट, फिर जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्याता और संरक्षक के अतिरिक्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, अतः इसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती और ना ही न्यायाधीशों के आचरण पर विधायिकी में चर्चा की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की सख्ती, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। एकल नागरिकता क्या होता है? एकल नागरिकता सुनिए क्या होता है। संघात्मक संविधान में सामान्यतः दोहरी नागरिकता का मतलब पहली संघ की और दूसरी राज्य की होती है, जैसे कि अमेरिकी संविधान में है। किंतु संविधान निर्माताओं ने एक एकीकृत भारतीय बंधुत्व तथा एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संघीय संरचना होने के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया भारत। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें देश का प्रशासन जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, अर्थात देश के सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है। संविधान निर्माताओं द्वारा एक व्यक्ति एक वोट की पद्धति को अपनाते हुए सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीयों को बिना किसी भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर बिना भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्राप्त है। संविधान लागू होने के समय मतदान करने की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। कितना की गई थी? 21 वर्ष। किंतु 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष। तो याद रखिएगा, 61वां संविधान सन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। मूल संविधान में सभी नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में सभी नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरस्त किया गया और अभी वर्तमान में नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा प्रदान करती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्ष व उत्प्रेषण जैसे रिट जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को समाप्त या कटौती भी की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर
इन्हें स्थगित किया जाता है। ठीक है, क्या रह जाता है? केवल 20 और 21। 20 और 21 केवल रह जाता है, बाकी सभी मूल अधिकार को स्थगित कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मूल कर्तव्य के अंतर्गत संविधान में एक नया भाग 4 का को एवं अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। कितने किए गए? 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता या गार्जियन को यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, उसके बाद समझिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में, कितने में? चौथे भाग में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता है, किंतु ये देश के शासन संचालन में मूलभूत है। इस प्रकार निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्तियाँ तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिस्तरीय सरकार या विकेंद्रीकृत व्यवस्था। त्रिस्तरीय सरकार या फिर विकेंद्रीकृत व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए मूल रूप से भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य। ठीक है, 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य, और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां शामिल थी। बाद में क्या हुआ, 73वां एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया। ठीक है, शुरू में तो 2 स्तरीय था, केंद्र और राज्य ही केवल, बाद में स्थानीय स्वशासन को रखा गया, तो ये व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध हुआ, जो विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं है। ठीक है, वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई अनुसूची 11, भाग 9 और एक नई अनुसूची 11 जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार वर्ष 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का को और एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपातकालीन प्रावधान क्या है। तो भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए संघ को विशेष शक्तियां प्रदान की, जिसमें से एक है आपातकाल का प्रावधान। जब देश पर कोई संकट आता है तो केंद्र सरकार आपातकाल घोषित करके विशेष शक्तियां धारण कर लेता है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। आपातकाल के समय संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है एवं शासन संघीय से एकात्मक रूप में कार्य करने लगता है।
संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब होता? जो युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आरोपित किया जाता है, वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है और अनुच्छेद कितना के तहत? 352 के तहत लागू होता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्रों की विफलता होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाता है, अनुच्छेद कितना के तहत? 356। और वहीं वित्तीय आपातकाल, जब देश में वित्तीय साख पर खतरा हो तब इसका प्रयोग करते हैं और ये अनुच्छेद 360। स्वतंत्र निकाय देखिए क्या है। स्वतंत्र निकाय, भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका वो सरकार तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान द्वारा भारत सरकार के लोकतांत्रिक प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया गया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग, अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं की भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र और राज्य सरकार के खातों के सभी भुगतान व लेन देन का प्रबंधन करने के लिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं। तो ये सब जो है स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, ये सब क्या है? हाँ, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग और महालेखा परीक्षक, ये सभी स्वतंत्र निकाय हैं। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका पूरा कर लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।